हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एज यू नो दैट कि वी हैव डिस्कस्ड एंड लर्न कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हम कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब उस टर्म्स में हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज़ गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट एट द डिफरेंट टाइम्स फॉर इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने कौटिल्य का व्यू देखा, हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ का भी व्यू देखा, हमने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल का भी व्यू देखा, हमने फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लायनल रॉबिन्सन उसका भी व्यू देखा। तो हमने इकोनॉमिक्स के डिफरेंट व्यूज़ सीखे। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक्स हमारी दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, दैट इज़ माइक्रो और मैक्रो। जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यानी हम इंडिविजुअल स्टडी की बात करें, यानी पर्टिकुलर फर्म हो, पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, पर्टिकुलर कमोडिटी हो, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, मार्केट हो, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी स्मॉल लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जनरली कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं बच्चों? वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, यूटिलिटी क्या है, स्केर्सिटी क्या है, वांट्स कौन कौन से हैं, वांट्स के फीचर्स क्या हैं, वांट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, हमने वेल्थ के फीचर्स को डिस्कस किया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये डिफरेंट कंसेप्ट देखा, जिसमें एक और कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया, दैट इज़ वैल्यू। वैल्यू को हम टू टर्म्स में यूज़ करते हैं, आइदर वैल्यू इन यूज़ या वैल्यू इन एक्सचेंज। फिर हम मैक्रो की तरफ बढ़े। ये हम बहुत स्मॉल लेवल पे बहुत ही हम थोड़ा करके सीख रहे हैं, क्योंकि यही सब टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ 11th की जर्नी है। जब हम आगे बढ़ेंगे 12th में, FY में, SY में, तो यही टर्म्स हमारे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स बनने वाले हैं। फिर हम बढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी दिस इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी एंटायर इकोनॉमी, यानी होल नेशन की बात कर रहे हैं। और जब हम एंटायर नेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा पहला कंसेप्ट है नेशनल इनकम। जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, यानी मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। इस पूरे साल में हमारे देश ने कितना कमाया, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या हम जिसे कहते हैं नेशनल इनकम। टोटल आउटपुट हम कैलकुलेट करें, टोटल इनकम हम कैलकुलेट करें, हम नेशनल इनकम ज़रूर देखते हैं। इसके साथ साथ हमारे देश में ट्रेड साइकिल्स हम ऑब्जर्व करते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। क्योंकि देश में अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर आते हैं। कभी हमारे इकोनॉमी में रिसेशन होता है, कभी प्रॉस्पेरिटी, कभी बूम, कभी ड्रॉप, तो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर होते हैं। तो उस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी हम स्टडी करते हैं मैक्रो में, क्योंकि ये पूरे देश के साथ रिलेटेड रहते हैं, नॉट ओनली इन अवर कंट्री बट रिलेटेड विद द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि अगर किसी दूसरे देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कोई रिसेशन होता है, वॉर की कंडीशन आती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी पड़ता है। तो इस तरह का जो हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे वो मैक्रो में पढ़ते हैं। फिर हमने इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखा। इकोनॉमिक ग्रोथ हमने क्या देखा? इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने देखा। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा, जिसमें ग्रोथ प्लस प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। हम सेविंग की बात करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये सब चीज़ें मैक्रो में हमने सब धीरे धीरे करके समझा। ओके बच्चों, तो आज के इस पार्ट में आज हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि एंटायर चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिया, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। यानी इस चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लो, आप समझ लो, ताकि एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना आपके लिए इजी हो जाए। और दूसरी बात, इसको कवर करते समय हमारा टाइम बचता है, प्लस फुल मार्क्स लेने में, हाईएस्ट मार्क्स लेने में हमें ज़्यादा
एक इम्पैक्ट और इफेक्ट हमें सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स इस फर्स्ट चैप्टर के, दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर है, आज उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को आपने समझ लिया ना तो आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट करोगे, ओके, और आपको लेफ्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बच्चों, तो चलो चलते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स को हम डिस्कस करेंगे, समझ जाएंगे। तो आप ये काम करना, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी मेरे साथ टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना। जैसे ही मैं ऑब्जेक्टिव रीड करूँगी तो आप कोशिश करना मेरे से पहले आप इस ऑब्जेक्टिव का रेस्पॉन्स दो, और जब आपका जवाब राइट होगा ना तो यू विल फील इट कि हाँ आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, और रियली यू विल फील इट कि नाउ यू आर गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। ऐसे आप धीरे धीरे हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, जब आप पूरा कंटेंट समझ लेते हो, पूरे क्वेश्चंस को आप रेफ़र कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बाद में आप उनके ऑब्जेक्टिव्स को ज़रूर एक बार देखा करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके फुल स्कोरिंग रहते हैं। ओके बच्चों, तो चलो हम आज डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पे दिए गए हैं। ओके, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यानी आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे 4 अलग अलग अल्टरनेटिव आंसर्स दिए रहेंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है। नाउ इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो पहले ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ऑप्शंस को वो प्रॉपरली जज नहीं करते हैं। इसके लिए जो पीछे ऑप्शन दिया गया है वो बराबर जज नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम आज ये सब ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करें। जिससे पहला उन्होंने दिया है स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट। और इसमें हमने बहुत अलग अलग व्यूज़ पढ़ा है, कौटिल्य का व्यू, चाणक्य का हमने देखा, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र, अर्थ यानी हम लोग कहते हैं वेल्थ, और शास्त्र यानी साइंस। तो ये साइंस ऑफ वेल्थ है जो हमने अलग अलग फेजेस में अपने इकोनॉमी में डिफरेंट फॉर्म में चेंज होते हुए देखा है। यानी हर किसी ने इकोनॉमिक्स के बारे में अपना व्यूज़ बताया, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। और इस सोशल साइंस के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक बहुत से ह्यूमन बिहेवियरल चेंजेस। हाँ, पॉल सेमिल्सन ने तो ये भी कहा था कि ये क्वीन ऑफ सोशल साइंस है। तो अब ये इकोनॉमिक्स के कौन से व्यूज़ है थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। तो यस, पेज नंबर 8 पे पहला स्टेटमेंट है जो रिलेटेड विथ इकोनॉमिक्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, फर्स्ट जो मैंने स्पेशली आपको दिखाया है, फर्स्ट है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। बराबर है बच्चों, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, राइट है ये स्टेटमेंट। Concept of economics is derived from the Greek word oikonomia. Yes, हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया यानी मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हमें घर को कैसे मैनेज करना है, हमें फर्म को कैसे मैनेज करना है, ये हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो ये भी सही सेंटेंस है, यानी राइट। देखो कितना इजी है, अब जज करते जाओ कि इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, बराबर है। ये एक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डिराइव्ड है, यानी निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, यस। थर्ड, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, यस। ये एक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर अपने फर्म को मैनेज करता है, अपने हाउस को मैनेज करता है, अपने लाइफ को, अपने बहुत सारे वांट्स को मैनेज करता है। तो यस, ये ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है। फोर्थ, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यस। ये इस इकोनोमिया का मीनिंग है कि इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। यानी ये चारों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। ओके, अब हमने अपना इसमें पूरा का पूरा हमने नॉलेज यूज़ किया। अब देखो ऑप्शन, अब आपको जवाब क्या देना है। ऑप्शंस,
हमारे ऑप्शन चारों राइट है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन से। तो देखो पहला ए बी सी गलत है, दूसरा है ए एंड बी, नो, थर्ड है बी एंड सी, नो, फोर्थ आपका ए बी सी डी चारों। ये हमारा डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन जो है ए बी सी एंड डी ये राइट है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, ये फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ वाला हम ये ऑप्शन लिखेंगे ए बी सी एंड डी। समझ में आया बच्चों? आपको ये सब सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही होता है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये ऑप्शंस नहीं रीड करते हैं, ये सब सेंटेंसेस लिखने बैठते हैं। नो नीड ऑफ राइटिंग ऑल द सेंटेंसेस, यू जस्ट पिक द सुटेबल ऑप्शन। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन आप देखो कौन सा इसके साथ फिट बैठता है, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप कैच कर लो। जैसे हमने देखा ए भी सही है, बी सी एंड डी, तो बस देखो कितना शॉर्टकट में काम हो गया, फ्यू सेकंड्स, ए बी सी एंड डी एंड सक्सेस हमें मिल गई है। तो इस तरह से आपको सिर्फ ऑप्शन चूज करना है और आपको लिखना है। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हैं सेकंड, द स्टेटमेंट इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू एडम स्मिथ का डेफिनेशन। अब एडम स्मिथ जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जिसने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया, जिसने बुक भी लिखा कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने बुक भी लिखा था 1776 में। तो चलो उससे रिलेटेड, लेकिन उसने ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला, द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है, जो गलत है वो चुनो, जो सही है उसके बारे में नहीं, जो गलत है इनकरेक्ट है उसको सिलेक्ट करना। तो देखो फर्स्ट, एडम स्मिथ इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये सही है, ओके ये राइट है। वेल्थ ऑफ नेशन इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन का बुक लिखा, ये भी सही है, ओके। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ये एडम स्मिथ का कहना था, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसने ही हमें समझाया कि हमारी इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम क्या करते हैं, ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है जो वेल्थ के बारे में आपको नॉलेज देती है, यानी ऑल द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग। देन ये भी थर्ड सी पार्ट भी हमारा सही था। डी, इकोनॉमिक्स स्टडीज द कॉमन मैन, नो, एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ कैसे होनी चाहिए, एक कॉमन मैन की लाइफ कैसे होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा, उसका वेलफेयर कैसे बढ़ेगा, किसने बताया था, ये हमें बताया था नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने। तो इसके लिए जो डी है वो गलत है, देखो डी गलत है, और हमारा सेंटेंस भी यही था कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी इनकरेक्ट है, मैंने इसको क्रॉस किया, ये इनकरेक्ट है। तो अभी ऑप्शन में चुनो कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से। अब यहाँ पे बच्चे सब क्या लिखते हैं, ए बी सी, अब ए बी सी लिखा तो आप रॉन्ग हो, क्योंकि वो सब करेक्ट है। उसने आपसे सवाल में पूछा था इनकरेक्ट, तो आपका इस ऑप्शन में कौन सी गलत स्टेटमेंट है जो एडम स्मिथ ने हमें नहीं एक्सप्लेन की, वो है इकोनॉमिक्स स्टडीज अ कॉमन मैन, यानी डी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो बस ढूंढो, पहला ऑप्शन ही आपका है डी, फर्स्ट ऑप्शन है डी, तो बस हमारा जो जवाब है ये रहेगा फर्स्ट, उसका डी, बस इतना लिखना है। यानी ये जो आपका फर्स्ट है दैट इज डी ऑप्शन, वो इनकरेक्ट है, बस वो हमने यहाँ ब्लैंक में लिखा, हमारी 1 मार्क मिल गई, ग्रेट सक्सेस मिला हमें। तो इस तरह से आपको ऑप्शन चूज करना है बच्चों, ओके। चलो अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड आपको क्या दिया गया है, की पॉइंट्स यानी मेन पॉइंट्स इन द लायनल रॉबिन्सन डेफिनेशन। लायनल रॉबिन्सन जिसने मॉडर्न डेफिनेशन दिया था, उसने मॉडर्न डेफिनेशन में हमें क्या बताया था कि जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं हमारी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड मीन्स,
और उसमें भी जो हमारी मीन्स हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। वांट्स जो हैं उसको हम ग्रेडेबल कर सकते हैं। तो ये सब जब हम एडजस्टमेंट करते हैं उसी को ही हम कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में उन्होंने क्या बताया, स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। क्यों स्केर्सिटी? क्योंकि वांट्स ज़्यादा हैं अनलिमिटेड, लेकिन मीन्स लिमिटेड है। अब उन लिमिटेड मीन्स को कैसे अनलिमिटेड वांट्स में एडजस्ट करना है, यही है हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं की पॉइंट्स इन लायनल रॉबिन्सन। आपके लायनल रॉबिन्सन में कौन कौन सी की पॉइंट्स हैं? फर्स्ट, वांट्स आर लिमिटेड। हमारे वांट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। वांट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, ये उन्होंने कहा। थर्ड पॉइंट, दैट इज इन द थर्ड पॉइंट्स, वांट्स आर अनलिमिटेड। एक्चुअली वांट्स आर अनलिमिटेड उन्होंने दिया है बुक में, तो ये थर्ड पॉइंट जो रहेगा ये आपका अनलिमिटेड हो जाएगा। तो उन्होंने दिया है आपके वांट्स आर अनलिमिटेड, और ये सच में होता है, वांट्स आर अनलिमिटेड। दूसरा, मीन्स आर लिमिटेड, ये भी राइट है। वांट्स आर अनलिमिटेड, ये सही बात है। वांट्स तो हमारे बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं, लेकिन मीन्स जो हैं वो हमारे लिमिटेड है, क्योंकि हमारे हाथ में जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सच में बहुत कम रहते हैं। तो ये भी सही है, मीन्स लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। सी पार्ट्स, वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल, ये गलत है। वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल, यानी वांट्स को हम ग्रेड नहीं कर सकते, यानी हम कैटेगराइज नहीं करते। क्योंकि जनरली क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास लिमिटेड मीन्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, वांट्स को ग्रेड करते हैं। ग्रेड यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट जो ज़रूरी है, अर्जेंट है, उसको हम पहले सेटिस्फाई करेंगे। जो लेस इम्पॉर्टेंट है, विच कैन बी पोस्टपोन्ड, जिसको हम डिले कर सकते हैं, उसको हम बाद में सेटिस्फाई करेंगे। यही होता है। मैं सपोज़ अगर हमारे एग्ज़ाम्स हैं, अब उस समय मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो पहला तो काम ये करेंगे कि हम एग्ज़ामिनेशन फ़ी भरेंगे। या सपोज़ आई रिक्वायर नोट्स, तो मैं नोट्स लेके आऊँगी। मुझे स्टेशनरी चाहिए, मैं स्टेशनरी लेके आऊँगी। लेकिन अगर मुझे मूवी पे जाना है, मुझे कहीं और घूमने जाना है, या सपोज़ मुझे क्लोथिंग लेना है, मुझे शू लेना है, मुझे वॉलेट लेना है, मुझे वॉच लेना है, तो दैट आई विल ट्राई टू बाय आफ्टर सम टाइम। क्योंकि अभी मेरा जो मेन प्रायोरिटी है वो इस समय एग्ज़ाम है, तो उससे रिलेटेड जो भी हमारी वांट्स होगी उनको हम पहले सेटिस्फाई करेंगे। ये हर कोई डिसीजन लेता है। या सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ फंड्स निकाल के रखे हैं, अब वो हमने सोचा था कि इसमें से वी विल परचेज अ लैपटॉप, हम इसमें से लैपटॉप लेंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ समवन हमारे फैमिली में, ही और शी फेल्ट सिक, अब उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। अब आपको मालूम है हॉस्पिटल का खर्चा बहुत रहता है। अब उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो वहीं पे हमने 40-50,000 जो था वो खर्चा कर लिया। अब हमने वहाँ पे खर्चा करना बहुत ज़रूरी था, हमने किया। इसके लिए जो हमारा लैपटॉप का परचेज था, हमारी वांट थी, वो थोड़ी डिले हो गई। तो इस तरह से हम वांट को क्या करते हैं बच्चों, ग्रेड कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट वांट जो ज़रूरी है उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे, और जो ज़रूरी नहीं है उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन उसने कहा वांट्स आर नॉट ग्रेडेबल, तो ये गलत है। फिर उसने कहा डी पार्ट, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ये भी राइट है। मीन्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी हमारे हाथ में जो रिसोर्सेज हैं, आई कैन यूटिलाइज फॉर दिस और दैट। यानी पैसे से मैं मेडिसिन भी ले सकता हूँ, पैसे से मैं शू भी ले सकता हूँ, पैसे से मैं लैपटॉप ही ले सकता हूँ, मैं मोबाइल ले सकता हूँ, मैं वॉच ले सकता हूँ। तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो इसके लिए मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, तो हमने चारों डिसाइड कर दिया। अब देखो उसने क्या कहा, की पॉइंट्स इन लायनल रॉबिन्सन का डेफिनेशन। उसमें मेन की पॉइंट्स क्या हैं? ए भी सही था, दैट वांट्स आर अनलिमिटेड। बी भी सही था, मीन्स आर लिमिटेड। लेकिन सी गलत था। डी भी सही था, मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूसेस, यानी ए बी एंड डी। ओके, तो फर्स्ट है ए एंड बी, नो। बी एंड सी, नो। ए बी एंड डी, देखो हमारा थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया।
थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया। तो थर्ड ऑप्शन है दैट इज ए, बी एंड डी। देखो हमने लिख लिया, हमें सेंटेंसेस फुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली ये ऑप्शन यहाँ पे लिख लिया। ओके बच्चों, तो देखो कितना आसान हो गया। हमें सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ते जाना है, आप टिक करते जाओ, अपने आप आपका ऑप्शन उसके साथ मैच आपको मिलेगा। ओके बच्चों, अच्छा देन है फोर्थ सेंटेंस, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द वेल्थ। हमने वेल्थ माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था। एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू, जिसको आप मार्केट में एक्सचेंज कर सकते हो फॉर प्राइस, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेल्थ, उसे हम वेल्थ कहते हैं। वेल्थ में क्या होना चाहिए, उसकी यूटिलिटी यानी कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, प्लस स्केर्सिटी, जितनी डिमांड है उसके कंपैरिजन में उसकी सप्लाई कम होनी चाहिए। इसकी वजह से हर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ती है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। तो स्केर्सिटी के साथ साथ ये हम लोग इकोनॉमी में देखते हैं। अच्छा, यूटिलिटी प्लस स्केर्सिटी। तीसरा हमने देखा ट्रांसफरेबिलिटी, वो ट्रांसफ़र हम कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो ट्रांसफ़र कर सकें। प्लस एक्सटर्नलिटी होनी चाहिए, यानी वो हमसे को अलग होना चाहिए, वो हमारे साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, अलग होना चाहिए। प्लस उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ये हमने सब उसके फीचर्स वेल्थ में पढ़े थे। ओके बच्चों, तो चलो अब देखते हैं। वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड इट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी। पहला ही आपका डेफिनेशन है वेल्थ का। वेल्थ क्या कहता है, एनीथिंग, कुछ भी जिसका मार्केट वैल्यू हो और जिसको हम मनी के एक्सचेंज में बदल सकें, दैट इज़ कॉल्ड वेल्थ। ओके, तो पहला भी सही है। सेकंड, इट इज़ एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बीइंग, ये हमसे एक्सटर्नल होना चाहिए, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ओके, ये भी राइट है। थर्ड ऑप्शन है वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी। उसने क्या कहा, वेल्थ हैज़ नो यूटिलिटी, यानी वेल्थ की कोई भी यूटिलिटी नहीं हो, तो ये तो गलत हो गया, सी गलत हो गया। देन वेल्थ इज स्केर्स, उसकी स्केर्सिटी भी होनी चाहिए, एंड एक्सचेंजेबल, वो एक्सचेंज भी हम कर पाए, तो ये भी सही है। तो देखो आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही गया, ए करेक्ट है, एनीथिंग विच कैन हैज़ अ मार्केट वैल्यू एंड इट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, और ये हमसे ह्यूमन बीइंग से एक्सटर्नल होना चाहिए, और वेल्थ इज स्केर्सिटी भी होनी चाहिए और वो इजीली एक्सचेंज भी होना चाहिए। यानी हमारा ऑप्शन है ए, बी एंड डी। ओके, हमारे ऑप्शन क्या होने चाहिए, दैट इज ए, बी एंड डी। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन ही आप देखो यही मिल रहा है आपको, ए, बी और सी। देखो सी गलत है, ए, बी एंड डी, तो हमारा जवाब भी आ जाएगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन ए, बी एंड डी। देखो ऐसे आप राइट रॉन्ग करते जाएंगे ना ऑप्शंस में, तो आपके लिए टास्क बहुत इजी हो जाएगा। आप आराम से इजीली ऑप्शन सेलेक्ट करके जवाब दे पाओगे और पूरे सेंटेंसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे फोर्थ का जवाब है, फोर्थ में हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया बच्चों, ए, बी एंड डी। ओके, वो डायरेक्टली जवाब लिखा तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, अच्छा अब फिफ्थ, एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टर्म नेशनल इनकम ही समझा। नेशनल इनकम यानी पूरे देश की राष्ट्र इनकम को हम ऐड करते हैं, और उसको ऐड करते हैं जब हम, तो अपने देश का ग्रोथ, अपने देश का डेवलपमेंट हम मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी थियरीज जो हैं वो नेशनल इनकम को सपोर्ट करती हैं। तो नेशनल इनकम के साथ कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, फ़िलहाल हमने 11th में सिर्फ थोड़ा सा हमने डेफिनेशन देखा, उससे रिलेटेड हमने थोड़ा नॉलेज शेयर किया कि नेशनल इनकम क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, वो भी विदाउट डुप्लीकेशन। विदाउट डुप्लीकेशन यानी डबल काउंटिंग मस्ट बी अवॉइडेड। हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है, हमने 2 बार कोई भी चीज़ जो है ट्रांजैक्शंस को ऐड नहीं करना है।
हमें एग्जैक्ट नेशनल इनकम को मेजर करना है। इसके लिए हम जनरली नेक्स्ट ईयर 12th में यू विल सी दैट आपके सामने बहुत ही एक अच्छा चैप्टर दैट इज़ नेशनल इनकम, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो हमारे देश में घूमता है, किस तरह से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड हम यूज़ करते हैं, और जब ये नेशनल इनकम को हम काउंट करते हैं बच्चों, तो उस समय कौन सी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट थियरी है नेशनल इनकम। ओके, तो आप देखें नेशनल इनकम के साथ क्या क्या एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम, हम नेशनल इनकम में कौन कौन से एस्पेक्ट को कंसिडर करते हैं, बातों को कंसिडर करते हैं। पहला, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सही है, क्योंकि जब हम फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं तो इससे हमारे डबल काउंटिंग नहीं होती है, हम गलतियां कम करते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, जब मैंने फाइनल वैल्यू ऑफ शर्ट ले लिया तो उसको शर्ट को बनाने के लिए जितने भी डिफरेंट ट्रांजैक्शन, यानी पहले उन्होंने कॉटन लाया, कॉटन को वीव करके थ्रेड बनाया, थ्रेड में से उन्होंने फिर से वीव करके क्लॉथ बनाया, स्टिच करके टेलर ने फिर उसको शर्ट में कन्वर्ट किया, वो सब ट्रांजैक्शन गायब। आपको डायरेक्टली जब हमने शर्ट की वैल्यू लिया तो वो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम नेशनल इनकम में जब कंसिडर करते हैं तो बहुत सारी इंटरमीडिएटरी ट्रांजैक्शन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। इससे हमारा नेशनल इनकम जो है वो हमें एक्यूरेसी के साथ मेजर करने में सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलता है। सेकंड है, प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन फाइनेंशियल ईयर आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इस साल यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यानी इस पूरे साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस किए, हमने मार्केट में बेचे, उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। तो सेकंड भी सही है। थर्ड, डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड। एब्सोल्युटली राइट, डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं। फोर्थ, वैल्यू इज कंसिडर्ड एज पर मार्केट वैल्यू। हम वैल्यू को किस पे लेते हैं, मार्केट प्राइस पे लेते हैं, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही ये कहता है कि नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। अच्छा, नेशनल इनकम कमेटी का डेफिनेशन ये भी बहुत इजी है। नेशनल इनकम एस्टीमेट, वो एस्टीमेट करता है, वो मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट यानी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, लेकिन विदाउट डुप्लीकेशन। आपको 2 बार कोई भी ट्रांजैक्शन काउंट नहीं करनी है। तो कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, नॉट दिस ईयर, वो तो अभी काफ़ी जर्नी हमारी बहुत बड़ी है। तो फिलहाल यहाँ पे उसका छोटा सा टेलर है कि नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, whatever goods and services produced in that financial year, that is included in national income. We must avoid the double counting. Then value is considered as per market price. चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट, यानी A, B, C, D। ढूंढो ऑप्शन में कहाँ A, B, C, D है, अपने टेक्स्ट बुक में देखो। तो A and C फर्स्ट ऑप्शन गलत, B and C नहीं, A, B and D नहीं, यस फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन दैट इज A, B, C and D। देखो हमारा काम हो गया, वी गॉट सक्सेस और हमें जवाब मिल गया। तो देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, हमें 5 दिए गए थे, हमने पांचों के जवाब हमने डिस्कस भी किए बच्चे। और अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका एक हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि एग्ज़ाम में जब इसका यहाँ से क्वेश्चन आएगा आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन आप इसका जवाब लिख पाओगे। ये बेनिफिट होता है। हमेशा ऑब्जेक्टिव आप खुद पढ़ा करो ताकि आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। ओके बच्चों, चलो अब इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ कंप्लीट द कोरिलेशन। अब कोरिलेशन बहुत आसान होता है। कोरिलेशन में क्या करते हैं हम पेयर्स बनाते हैं।
अब इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं दो कंसेप्ट्स के बीच में, रिलेट करते हैं जो हमें दिया गया है। इसमें हम हमेशा कहते हैं आपका 75% काम हम कर देते हैं, खाली 25% 25% एक क्लू आपको पूरा दिया जाता है। आपको वो सिर्फ क्विज़ की तरह पहचानना है और आपको जज करके बताना है। बहुत इजी होता है और कोरिलेशन बच्चे बहुत लाइक करते हैं। जैसे आप रिडल सॉल्व करते हो ना, वैसे ये आपकी एकेडमिक रिडल्स होती हैं कोरिलेशन। देखो जैसे उन्होंने फर्स्ट दिया है, दैट इज़ नेचुरल साइंस। अब जब हम नेचुरल साइंस कहते हैं तो ये हमारी एग्जैक्ट साइंस है। ओके, ये हमारी एग्जैक्ट साइंस है। नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस कहते हैं या एब्स्ट्रैक्ट हम लोग साइंस कहते हैं। लेकिन जब हम सोशल साइंस है, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, जब हम कहते हैं नेचुरल साइंस तो एग्जैक्ट साइंस, यानी यहाँ पे आप जो भी नेचुरल साइंस में स्टडी करते हो उनके लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। इनको आप टेस्ट कर सकते हो लेबॉर्ट्री में, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने पढ़ा था। लेकिन जब हम सोशल साइंस करते हैं बच्चों, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, हमने देखा नहीं है, ये बिहेवियरल साइंस है, ये इनएग्जैक्ट साइंस भी हम कह सकते हैं इनको। वैसे इस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सोशल साइंस जब हम कहते हैं तो आपके इस सोशल साइंस में हमें क्या मिलता है, या तो आपका ये मोस्टली व्हेन वी से सोशल साइंस तो इट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट साइंस। ये हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट साइंस, या हम क्या कहते हैं, इनएग्जैक्ट। हम लोग क्या कहते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस। यहाँ एग्जैक्ट दिया है, आप इनएग्जैक्ट लिखो तो भी आप राइट हो। या सोशल साइंस आपकी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट साइंस है। ये बिहेवियरल साइंसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, परसीव करते हैं थॉट्स को, बिहेवियर को, कि किस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया होगा, डिटरमाइन किया होगा, किस तरह से उस प्रोड्यूसर ने ये डिसीजन लेते समय सोचा होगा, क्या उस तरह से डिसीजन मेकिंग पॉलिसी होगी। ये सब चीज़ें हम सोशल साइंस यानी एक ह्यूमन बिहेवियर, एक मैनेजमेंट जो हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो आपके सोशल साइंस में क्या रहता है, मोस्टली ये एक एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, या आपके हम इनएग्जैक्ट साइंस भी हम कह सकते हैं। ओके, या बिहेवियरल साइंस लिखोगे तो भी आपका राइट है। ओके, यानी एनीथिंग यू कैन राइट अबाउट दिस, कि आपने एग्जैक्ट साइंस नहीं करके आपने बिहेवियरल साइंस लिखा तो भी आपका वो राइट हो जाएगा, बिहेवियरल साइंस। ओके, तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट लिखो साइंस, इनएग्जैक्ट साइंस, बिहेवियरल साइंस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके बच्चों, देन सेकंड है फिजिक्स। अब फिजिक्स है क्या है, ठीक है, पहले देखो यह साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस में साइकोलॉजी आती है, फिलोसॉफी आती है, सोशलॉजी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, सब इसमें आते हैं। जिसमें पॉल सेमिल्सन ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द क्वीन ऑफ सोशल साइंस, क्योंकि इस इकोनॉमिक्स की वजह से हम बहुत सारी थियरीज़ को फ्रेम कर सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है, ये हमारी पूरे प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर में हमें सपोर्ट करता है। तो इसके लिए फिज़िक्स क्या है आपका बच्चों, ये है नेचुरल साइंस। क्या है ये, नेचुरल साइंस। ओके, ये हमने कहा नेचुरल साइंस। फिजिक्स क्या है, नेचुरल साइंस। लेकिन साइकोलॉजी क्या है, सोशल साइंस। तो देखो ये सोशल साइंस है, तो आप बताओ फिजिक्स क्या होगी, नेचुरल साइंस। देखो ये एक रिडल की तरह है, साइकोलॉजी सोशल साइंस, या फिलोसॉफी सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस, तो फिजिक्स क्या होगा, नेचुरल साइंस। ऑब्वियस, बस ये आपको कंपैरिजन रिलेट करना है और रिलेट करके आपको जवाब देना है। ओके बच्चों, ओके। देन आपको दिया है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी अर्थ यानी वेल्थ, शास्त्र यानी साइंस, साइंस ऑफ वेल्थ। किसने बताया, कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त मौर्य पीरियड में हमें बताया। तब से ही चाणक्य नीति वाज स्टार्टेड। अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन बताओ बच्चों। एब्सोल्युटली, वेल्थ ऑफ नेशन किसने बताया था, हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, दैट इज एडम
स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन हमें एक्सप्लेन करने वाला था एडम स्मिथ ने। ओके, अच्छा, देन फोर्थ है नेसेसिटी। अब हमने अपने बॉन्ड्स को कैटेगराइज किया था, याद है, क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि बॉन्ड्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो इकोनॉमिक बॉन्ड्स, नॉन इकोनॉमिक बॉन्ड्स। जब हम इकोनॉमिक बॉन्ड्स में कहते हैं तो उसके लिए हम मार्केट प्राइस पे करते हैं, ओके, जो स्केयर्स रहते हैं। लेकिन जो फ्री गुड्स रहते हैं वो इन जो रहते हैं वो आपके नॉन इकोनॉमिक गुड्स रहते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, जैसे एयर है, सनशाइन है, लाइक दैट। दूसरी कैटेगरी क्या है, नेसेसिटी, कंफर्ट्स और लग्जरी जोन्स में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ उन्होंने दिया नेसेसिटी। अब जब हम नेसेसिटी है, बेसिक नीड्स, तो वो क्या है हमारा, फूड लिखो या क्लोथिंग लिखो, कुछ भी लिखो बच्चों। तो आपने फूड लिखा तो भी आप सही हो, लेकिन सपोज कोई बच्चा क्लोथिंग लिखता है तो भी वो सही, कुछ भी लिखो, फूड या क्लोथिंग। अच्छा, कंफर्ट जोन में क्या आ गया, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ये आपके कंफर्ट जोन में आते हैं, जो आपके लाइफ को स्मूथ कर देते हैं। फर्नीचर है वो आपके लाइफ को स्मूथ कर देता है, मिक्सर ग्राइंडर है वो आपके लाइफ को स्मूथ कर देता है, यानी हमारा फिजिकल स्ट्रेन कम हो जाता है। तो इसके लिए वॉशिंग मशीन, हम हाथ से कपड़े धोते थे पहले ज़माने में, लेकिन अभी पूरा आपको मशीन के थ्रू सपोर्ट मिल जाता है। यानी आपने मशीन में कपड़े डाले, आपने डिटर्जेंट डाला, बस अपने आप आपको धुल के ड्राई होके मिलेंगी। तो देखो ये सब क्या हो गया, कंफर्टेबल गुड्स है। तो कंफर्ट्स में क्या आ गया, वॉशिंग मशीन। ओके बच्चों, अच्छा, देन है फिफ्थ वन, फ्री गुड्स। जब हम फ्री गुड्स की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, वैल्यू इन यूज़। हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, फ्री गुड्स, वैल्यू इन यूज़। जैसे एयर की बात की, सनशाइन की बात की, तो ये फ्री गुड्स है। लेकिन जो इकोनॉमिक गुड्स है, जो स्केयर्स है, जिसके लिए हम क्या पे करते हैं बच्चे, प्राइस पे करते हैं। तो अगर फ्री गुड्स हैं तो वैल्यू इन यूज़, लेकिन जो इकोनॉमिक गुड्स हैं, जो स्केयर्स हैं, उनके लिए हम प्राइस पे करते हैं, यानी वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज, क्योंकि हम उनके लिए प्राइस पे करते हैं। तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक गुड्स, जो जिसको हम मार्केट में प्राइस पे करके परचेज कर देते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, प्राइस पे किया, ले लिया हमने, ओके। फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, क्लोथ चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, शूज़ चाहिए, सब की जो है वो इकोनॉमिक गुड्स हैं, जिसकी प्राइस पे करते हैं और हम परचेज कर लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक गुड्स हैं, जिसके लिए हम कौन सा वैल्यू यूज़ करते हैं बच्चों, वैल्यू इन एक्सचेंज। लेते हैं वो गुड्स और एक्सचेंज में प्राइस पे कर देते हैं। लेकिन जो फ्री गुड्स होते हैं, ओनली वी आर यूजिंग इट, यानी एयर है, वी आर ब्रीथिंग इन, हम ब्रीथ कर रहे हैं, सनलाइट है, वी आर यूजिंग इट, तो वैल्यू इन यूज़ है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो सक्सेसफुली हो गया। अब बाकी बचा आपका क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। अब देखो ये एक छोटे केस स्टडी की तरह होते हैं, जो आपके 11th से आपको इकोनॉमिक्स में दिए जाएंगे। नॉट ओनली इन द इकोनॉमिक्स बट इन OC SP, वहाँ पे भी ये दिए जाते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के फॉर्म में हम कोई ना कोई चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे, आप पहचानो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो चीज़ आपने पहचानी उसके बारे में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन, आपको डेफिनेशन आता है, आपको फीचर आता है, उसकी क्वालिटी आपको आती है, आप जो उसके बारे में जानते हो आप लिखो, क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो 2 मार्क का है, 2 मार्क का है, ये स्पेशल है। ये हमारे जब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट, जिसमें आपको 5 केस स्टडी दी जाएगी, 5 एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेशन दिए जाएंगे। आप उनमें से कोई भी 3 जो आपको बेस्ट अच्छे आते हैं आप चूज़ करके लिखो। ओके बच्चों, तो चलो पहला क्या दिया है, माय फादर परचेज अ 2-व्हीलर व्हीकल। मेरे फादर ने क्या परचेज किया, 2-व्हीलर व्हीकल, उसने वो परचेज किया। दिस हेल्प्स टू फुलफिल माय ट्रैवलिंग नीड्स। इससे क्या होगा, मेरे ट्रैवलिंग नीड्स विल बी फुलफिल्ड, यानी सेटिस्फाइड। देखो मेरे फादर ने, अभी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे फादर ने मेरे लिए 2-व्हीलर ले लिया, यानी मैंने एक्टिवा ले ली या बाइक ले ली, तो मैं कितना ईजीली
कॉलेज तक पहुंचूंगा, कॉलेज तक भी पहुंचूंगा, दोस्तों के साथ घूमना भी मेरा बहुत आसान हो जाएगा। तो इससे मेरी कौन सी वांट्स सेटिस्फाई हुई बच्चों? पहचानो पहचानो, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, फिर से पढ़ रही हूँ। माई फादर परचेज टू व्हीलर, उसने टू व्हीलर लिया। दिस हेल्प मी टू फुलफिल माई ट्रैवलिंग नीड, इससे मेरी ट्रैवलिंग नीड सेटिस्फाइड होगी। मतलब मैं कॉलेज भी आराम से जा सकूँगा, मुझे घूमने कहीं जाना होगा वो भी मैं आराम से जा पाऊँगा। यानी अगर मुझे शौक़ है घूमने का तो वो भी एक सेटिस्फाइड हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। तो देखो मेरी कौन सी नीड सेटिस्फाइड हुई? दैट इज़ कंफर्ट नीड्स। ये इसको हम क्या बोलेंगे? यानी स्कूटर क्या हो गया मेरे लिए? कंफर्ट गुड्स। क्या हो जाएगा बच्चों? यानी इसका जवाब हो जाएगा कंफर्ट गुड्स। अब देखो आपने कंफर्ट गुड्स तो लिखा, ओके, एक मार्क आपके पॉकेट में, आपने एक मार्क तो गेन कर ली, ओके। अब कंफर्ट गुड के बाद कंफर्ट गुड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप लिख सकते हो देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की क्लासिफिकेशन होती है। अच्छा, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। एक कौन से होते हैं? जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं, जिसके बगैर हमारी लाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। हम जानते हैं 5 हमारी बेसिक नेसेसिटी गुड्स होते हैं। फूड है, क्लोथिंग है, देन हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, शेल्टर है, ये हमारी 5 बेसिक नीड्स हैं। लेकिन कंफर्ट गुड्स क्या होते हैं? कंफर्ट गुड्स मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल गुड्स क्या होते हैं? वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल कर देते हैं। जैसे हमने टू व्हीलर, हमने अभी अभी बोला, स्कूटर बोला, आप कार भी बोल सकते हो, लैपटॉप है, मोबाइल है, हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो जाती है, कितनी इजी हो जाती है। तो ये कंफर्टेबल गुड्स हैं। तो कंफर्टेबल गुड्स जनरली मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, बहुत इजी बना देता है हमारा लाइफ। तो बस इसके बारे में आप 1-2 सेंटेंस लिख लो एंड डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इसके लिए जो नोट्स हैं वो भी मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दे दिया। बस यू अंडरस्टैंड इट, आपने समझ लिया, बाकी पूरा का पूरा मुझ पे छोड़ दो। आपने समझ लिया कैसे लिखना है, वो भी मैंने नोट्स आपको बना कर रेडीमेड आपको दिया है। बस आप एक बार गो थ्रू कर लो, यू विल गेट द आइडिया हाउ टू राइट इन द एग्जाम। ओके बच्चों, चलो सेकंड है अ स्टडी ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ द रमेश। रमेश का क्या है? एनुअल इनकम। देखो, स्टडी ऑफ एनुअल इनकम, पूरे साल का इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ रमेश। रमेश है, उसके पूरे साल का इनकम उसके फैमिली का, यानी सपोज रमेश कमाता है या रमेश की वाइफ कमाती है, रमेश का कोई बच्चा भी कमाता है, उसकी एनुअल इनकम क्या है? अगर मैं उसका एक पर्टिकुलर अगर मैं हिसाब किताब रखती हूँ तो ये क्या है, ओके। अब देखो, अगर मैं सिर्फ रमेश की इनकम का हिसाब रखती हूँ तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस, अब कुछ बच्चे बोलेंगे इट्स अ पर्सनल इनकम, कुछ बच्चे बोलेंगे ये पर्सनल इनकम, और वो राइट भी है, क्योंकि मैंने रमेश की इनकम का मैंने पूरा एनुअल इनकम लिया। उसने क्या कहा? स्टडी ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ रमेश, ओके। फैमिली ऑफ रमेश की मैंने एनुअल इनकम का हिसाब रखा। तो कुछ बच्चे बोलते हैं पर्सनल इनकम है, उसमें हम क्या लिखते हैं? पर्सनल इनकम अगर आपने जवाब लिखा तो चलो 1 मार्क उस पर। अब उससे रिलेटेड जवाब कि अर्निंग रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, उसको अलग अलग सोर्सेज से, सपोज सैलरी से वो कमा रहा है, उसने शेयर मार्केट में डाला हुआ है, वहाँ से उसको डिविडेंड मिल रहा है, उसने म्यूचुअल फंड में डाला है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उसने पूरा 1 साल का उसका जो फाइनेंशियल अर्निंग है उसको टोटल कर दिया, तो रमेश का उसने इनकम निकाला। दैट इज़ व्हाट? पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम क्या होता है? अर्निंग received by a person from all the different sources is called the personal income। अच्छा, अब इस पर्सनल इनकम को अगर आपने कंसिडर किया तो भी आप राइट हो। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं। देखो, हर एक का व्यू रहता है। कुछ बच्चे ऐसे भी डिस्कस करते हैं कॉलेजेस में कि मैम हम तो इंडिविजुअल एक पर्सन की बात कर रहे हैं, अब रमेश की इनकम की आप बात कर रहे हो, यानी हम पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं हुआ? अब देखो, उसकी वो सोच भी सही है, उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा, तो हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन। हम इंडिविजुअल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, और यहाँ पर भी हमने रमेश की फाइनेंशियल इनकम को स्टडी किया।
तो देखो इंडिविजुअल स्टडी 1, तो उस बच्चे का वो भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है। तो आप माइक्रो इनकम लिखो तो भी आप, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा तो भी आप सही हो, आपने पर्सनल इनकम लिखा तो भी आप सही हो। तो जो आपका व्यू आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो, दोनों जगह यू आर राइट। ओके बच्चों, चलो थर्ड, एज पर द डेटा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 the country's production of goods and services increased by 20%। कंट्री का प्रोडक्शन 2018 और 19 में 20% बढ़ा। क्वांटिटेटिव है बच्चों, क्या कहा था? क्वांटिटेटिव यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। करेक्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ उसका जवाब है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, थर्ड का हमें आंसर क्या मिलेगा? एक स्टडी है एनुअल किसका, तो हमने 20% ग्रोथ लाया, तो ये हमें दिखा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इंक्रीज इन द रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री। कितना हम देश का आउटपुट बढ़ा रहे हैं, कितना हम इनकम को इंक्रीज कर पा रहे हैं, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इट इज इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसमें हमने क्या देखा कि 20% हमारे देश का प्रोडक्शन लेवल 2018 और 19 में बढ़ा। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ की। अच्छा, देन फोर्थ, करुणा's mother save ₹1000 every month out of her given salary। करुणा की मम्मी जो है वो अपनी सैलरी में से 1000 सेविंग की तरफ डाइवर्ट करती है। नाम आ गया कंसेप्ट का, क्या बोलोगे इसको? सेविंग। ये क्या है? सेविंग। ये कंसेप्ट है सेविंग। हमने सेविंग भी पढ़ा था मैक्रो में। सेविंग यानी क्या होता है? सेविंग क्या होता है? टोटल इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग कैसे मिलता है? टोटल इनकम में से हम कंजम्पशन माइनस करते हैं, तब जाके सेविंग मिलता है। क्योंकि सेविंग यानी स्टैंड फॉर एस, और आपके देश की इनकम यानी वाई, क्योंकि इनकम के लिए आगे चल के हमको अल्फ़ाबेट यूज़ करना पड़ेगा वाई यानी इनकम। उसमें से हम कंजम्पशन, देश में कितना हमने खर्चा किया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस किया, तो इनकम माइनस कंजम्पशन वो आपको बता देता है सेविंग। वो हमारे देश का क्या है? सेविंग लेवल है, तो वो हमें सेविंग बता देता है। तो सेविंग मीन्स इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग मीन्स दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जो हमने खर्चा नहीं किया। ये हम हमेशा देखते हैं कि सपोज़ अगर मेरी 50,000 इनकम है, अब उस 50,000 इनकम में से अगर मैंने 40,000 खर्चा किया, यानी 10,000 बच गया, वो मेरा सेविंग है। तो वो 10,000 क्या है? मेरा वो पार्ट है इनकम का जो मैंने खर्चा नहीं किया। तो पहला जवाब क्या आएगा बच्चों? सेविंग। और बाद में उस सेविंग के बारे में आप फार्मूला लिखोगे, बहुत इजी, बहुत कितना आसान है। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। और सेविंग के बारे में लिखो कि सेविंग एक वो हिस्सा है हमारे देश का, सेविंग इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड बाय द पर्सन ऑन कंजम्पशन, जो हम बचाते हैं। और सेविंग हम किसके लिए करते हैं? टू सेटिस्फाई आवर फ्यूचर नीड्स। हम अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं फ्रॉम वेरियस अनकॉन्टिजेंसीज, फ्रॉम वेरियस रिस्क। इसके लिए हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं बच्चों? सेविंग प्रेफर करते हैं। ओके, अच्छा, लास्ट illustration. Ram's father utilized his provident fund amount to set up grocery store. राम का जो फादर है उसने अपना प्रोविडेंट फंड, देखो प्रोविडेंट फंड कब मिलता है? व्हेन यू आर गोइंग टू गेट रिटायर, जब आप रिटायर हो जाओगे, फिर आपको जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। अब राम का फादर था, उसने सोचा कि मेरे को अभी रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास जो है वो कोई दूसरा कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है। तो उसने क्या किया?
अपने ही उस पूरे प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट कर दिया एक ग्रोसरी स्टोर में, ताकि मैं ग्रोसरी स्टोर खोलूँगा, मेरा पूरा रेस्ट ऑफ द लाइफ वहाँ बिजी हो जाएगा, प्लस मेरे ब्रेड एंड बटर का अरेंजमेंट हो जाएगा, मेरी कमाई चालू हो जाएगी। तो उसने क्या किया, अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे को किस में डाला, उसने ग्रोसरी स्टोर में इन्वेस्ट कर दिया। सो ये क्या हो गया बच्चों, इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया बच्चों, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स थ्रू द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। क्या किया हमने, कैपिटल असेट्स में ग्रोसरी स्टोर बना दिया थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मैंने प्रोविडेंट फंड के अमाउंट को डाइवर्ट कर दिया। जैसे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया, मैंने फ्लैट ले लिया, फिर उसको रेंट पे दे दिया, तो मुझे रेंट भी क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा। या प्लांट एंड मशीनरी ले लिया, या मैंने कार ले लिया, उसको ओला और उबर के लिए यूज़ किया। तो ये सब अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के, बहुत लोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड का पैसा मैंने ग्रोसरी स्टोर में डाला, तो ये क्या हो गया बच्चों, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बारे में एक दो लाइन लिखो, जैसे क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स थ्रू मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी एग्जाम्पल दो, क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमने उनके पूरे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया। ओके, तो अभी ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड आपको इस चैप्टर में से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और आपकी मार्क्स आपके एग्ज़ाम में फुल आनी चाहिए। ये आपको हमेशा एफर्ट्स करना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे जो हाईएस्ट मार्क्स रहती हैं, इवन एट द बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में होते हैं, हाईएस्ट मार्क्स आर 98, और वो इसी तरह से आ सकती हैं जब आप ऑब्जेक्टिव में बहुत 100% आप दोगे, यानी कहीं पे भी आप कोई गलती नहीं करोगे। और ये तब होगा जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे बच्चों। ओके, तो यस माय डियर स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विथ योर मैक्सिमम फ्रेंड्स, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.